Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about indirect anti-globulin test. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जो था वो हमने डिस्कस किया था। उसका जो प्रिंसिपल था, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसका प्रोसीजर था, उसकी इंडिकेशंस, देन उनके जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट पे है। आज के लेक्चर में मैं आपको इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली हम इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है। देन इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट की जो प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर डिस्कस करने के बाद इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट का जो रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट परफॉर्म करते हुए हो सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Indirect antiglobulin test. Indirect Combs test is used to demonstrate circulating antibodies in the serum. Indirect Combs test जो है यूज होता है to demonstrate circulating antibodies in the serum. सीरम में circulating antibodies को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये टेस्ट यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट भी कहा जाता है। विच डू नॉट एग्लूटिनेट सेल सस्पेंडेड इन सलाइन। और ऐसी एंटीबॉडीज़ जो सीरम में सर्कुलेट कर रही होती हैं और एग्लूटिनेट नहीं करती सेल्स को, अगर उनको हम सस्पेंड करें इन सलाइन। दिस डिपेंड्स ऑन कम्बिनेशन इन विट्रो ऑफ एन एंटीबॉडी विद इट्स स्पेसिफिक एंटीजन। देन इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो है ये डिपेंड करता है कम्बिनेशन पे। इसमें जो है वो एक कम्बिनेशन बनता है इन विट्रो, और क्योंकि ये टेस्ट हम बॉडी से बाहर परफॉर्म कर रहे होते हैं इसलिए हम इसे इन विट्रो का नाम देते हैं। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी जैसी कंडीशंस जो हैं वो हम देते हैं। मीन टू से टेस्ट परफॉर्म करते हुए हम जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बॉडी की तरह की जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम कंडक्ट कराते हैं, जिससे जो है फर्दर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो है बेसिकली एक कम्बिनेशन बनता है एंटीबॉडी का विद इट्स स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी कम्बिनेशन बनता है, एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है। इन द इनडायरेक्ट टेस्ट में नॉर्मल ओ पॉजिटिव ग्रुप रेड सेल्स आर एक्सपोज टू सीरम सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एन एंटीबॉडी। तो इनडायरेक्ट टेस्ट में नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल है, ऐसे इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है, तो उसके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो निकाले जाते हैं और उसे एक्सपोज किया जाता है टू अ सीरम, उस सीरम के अगेंस्ट सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग एन एंटीबॉडी, जिसमें हम ये सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसमें एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसमें ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है, ओ पॉजिटिव ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स हम लेते हैं, देन उनको एक्सपोज किया जाता है टू सीरम सस्पेक्टेड। हमारा सीरम जिसे हम टेस्ट कर रहे होते हैं, सीरम में एंटीबॉडीज़ जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो सीरम को एक्सपोज कराते हैं ओ ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल्स के साथ सॉरी, एंड सब्सिक्वेंटली टेस्टेड आफ्टर वॉशिंग टू सी वेदर दे हैव बीन सेंसिटाइज्ड और अदरवाइज। तो इसमें जो है ओ ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स को हम सीरम के साथ जो है वो इंक्यूबेट करते हैं, देन उसको वॉश करते हैं। तो वॉश करने से, इंक्यूबेट करने से उस रेड ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स की जो एंटीजन है उनके साथ जो सीरम है, सीरम में अगर एंटीबॉडी होगी तो सीरम की एंटीबॉडी उन एंटीजन्स के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी, उनके साथ मिलेगी और उनको सेंसिटाइज करेगी। 2 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। इसमें जो है बेसिकली इसके 2 स्टेप्स हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द इंक्यूबेशन। फर्स्ट जो स्टेप है उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसमें हम इंक्यूबेट करते हैं सीरम को विद नॉन ओ ग्रुप रेड सेल्स।
तो इसमें जो है ओ ब्लड ग्रुप, ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, तो उससे हमने ब्लड सैंपल लेना है और उससे जो है वो आरबीसीज रेड ब्लड सेल जो है वो हमने सेपरेट करने हैं। देन उन रेड ब्लड सेल्स को हमने इंक्यूबेट करना है फर्स्ट स्टेप में विद सीरम। सीरम के साथ हमने उसको इंक्यूबेट करना है टू अलाउ देम टू बिकम कोटेड, ताकि सीरम में अगर एंटीबॉडीज है तो ओ ग्रुप रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स होंगी उनके साथ वो बाइंड करे और एंटीजन्स जो हैं वो कोट हों विद एंटीबॉडीज इफ प्रेजेंट इन सीरम। अगर वो सीरम में प्रेजेंट हैं, अगर सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो वो ओ ग्रुप रेड ब्लड सेल्स की जो एंटीजन्स होंगी उनके साथ बाइंड करेंगी, उनको कोट करेंगी। देन सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स टेस्टिंग फॉर सेंसिटाइज सेल इन डायरेक्ट कोम्स टेस्ट। देन सेकेंड स्टेप जो है वो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट जैसा ही है, उसमें हम सेंसिटाइज सेल्स जो हैं उनको टेस्ट करते हैं और हमें जो है फाइनल डायग्नोसिस हमारी होती है कि जो सेल्स हैं वो सेंसिटाइज हुए या सेल्स सेंसिटाइज नहीं हुए। तो सेकंड स्टेप जो है उसमें सेकंड स्टेप में बेसिकली हम सेंसिटाइज सेल्स की जो है वो डिटेक्शन करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स में हमें ओ ब्लड ग्रुप ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके हमें रेड ब्लड सेल्स चाहिए। देन हमारा सैंपल जिसके सीरम में हमने एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिटेक्ट करनी है, तो उस सैंपल का हमने सीरम लेना है और देन उन दोनों को हमने इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने के बाद और इंक्यूबेशन का जो पीरियड है, इंक्यूबेशन का जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। देन आफ्टर इंक्यूबेशन हमने आरबीसीज अगर सेंसिटाइज हुए हैं उनके साथ एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन्स के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कम्बिनेशन अगर बना है तो दूसरे स्टेप में हम सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल जो हैं वो हम देखेंगे। और सेकंड स्टेप जो है वो सेम डायरेक्ट कोम्स टेस्ट जैसा ही है। देन इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस में जब ये इंडिकेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट जो है वो कब डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, क्रॉस मैच जिसे हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं, तो उसमें जो है इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेगुलर एंटीबॉडीज। देन इरेगुलर एंटीबॉडीज की डिटेक्शन की जाती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, देन एंटीबॉडीज की डिटेक्शन लाइक कैल, डफी एंड किड एक्सेट्रा। तो ऐसी एंटीबॉडीज की जो है वो डिटेक्शन हम कर सकते हैं थ्रू इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। देन ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। देन प्रोसीजर, 2 वॉल्यूम्स ड्रॉप्स ऑफ सीरम आर प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब। तो प्रोसीजर में हमने टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में हमने सीरम लेना है। 2 वॉल्यूम्स, उसमें 2 ड्रॉप्स हमने ऐड करने हैं सीरम के, आर प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है। और बेसिकली जिस पेशेंट के सैंपल के सीरम में हमने एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है, उससे हम सैंपल जो है वो ड्रा करेंगे। सैंपल ड्रा करने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक रेवोल्यूशंस पर मिनट, स्पेसिफिक स्पीड पे स्पेसिफिक टाइम के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका जो स्पन्नर टेंट होगा वो हम स्पन्नर टेंट में जो है वो सीरम होगा और उसके जो बॉटम में उसके ब्लड सेल्स होंगे। तो स्पन्नर टेंट जो होगा सीरम, जिसे हम सीरम कहेंगे, लिक्विड पार्ट होगा जो ब्लड का, उससे हमने 2 वॉल्यूम्स ड्रॉप्स हमने लेने हैं सीरम के और उससे अलग एक टेस्ट ट्यूब में हमने रख देना है, जिसे हमने नाम देना है टेस्ट ट्यूब का। देन 1 वॉल्यूम ऑफ 3% रेड सेल सस्पेंशन इज एडेड टू इट। देन उसमें हमने 1 वॉल्यूम ऐड करना है 3% रेड सेल सस्पेंशन के।
उसमें ऐड करने हैं। देन एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उससे हमने ब्लड ड्रा करना है। ब्लड ड्रा करने के बाद ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट स्पेसिफिक रेवोल्यूशंस पर मिनट एट स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक स्पीड पे हमने सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड से जो है बॉटम में ब्लड के सेलुलर पार्ट सेपरेट हो जाएगा लिक्विड पार्ट से। स्पर्नेटेंट में लिक्विड पार्ट सीरम आ जाएगा और बॉटम में जो है ब्लड सेल्स होंगे। तो सीरम को हमने सेपरेट करना है और बॉटम में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हमने वॉश करना है। 3 टाइम्स हमने वॉश करना है नॉर्मल सलाइन के साथ। नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश करने के बाद उसकी हमने फर्दर 3% रेड सेल सस्पेंशन बनानी है इन नॉर्मल सलाइन। देन नॉर्मल सलाइन की सस्पेंशन बनाने के बाद उससे 1 ड्रॉप हमने लेना है और 2 ड्रॉप जो सीरम के हमने लिए थे उसमें ऐड करना है। देन ऐड करने के बाद मिक्स करना है थॉरोली। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करना है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्स करने के बाद उसको हमने इंक्यूबेट करना है, इंक्यूबेशन देनी है। इंक्यूबेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर जो है वो हमने मेंटेन करना है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। और टाइम जो है वो 50 मिनट्स के लिए हमने इंक्यूबेट करना है। तो इंक्यूबेशन जो है बेसिकली इंक्यूबेशन से सीरम टेस्टिंग सीरम जो था जिसमें हमने एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करनी है उसमें अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो रेड ब्लड सेल सस्पेंशन रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है वो बाइंड करेंगी और रेड ब्लड सेल्स को सेंसिटाइज करेंगी। तो इसके लिए जो है वो एक टाइम पीरियड चाहिए। तो इसके लिए जो है वो इंक्यूबेशन हम देते हैं ताकि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकें at 37 degree centigrade temperature. Then wash these cells 3 times with normal saline. Then incubate करने के बाद 15 मिनट्स की इंक्यूबेशन देने के बाद हमने जो सेल्स हैं हमने उसको वाश करना है। वाश दी सेल्स 3 टाइम्स विद नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन हमने उसमें ऐड करना है और उसे वॉश करना है 3 टाइम्स। नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद हमने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका जो अपर पार्ट होगा जो स्पर्नेटेंट होगा वो हमने पाइपेट से उसको रिमूव करना है। देन उसका जो बॉटम में जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उसमें दोबारा हमने नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। फिर उसी तरह से हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको स्पर्नेटेंट जो पार्ट होगा उसको डिस्कार्ड करेंगे और जो बॉटम में जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनमें दोबारा हमने नॉर्मल सलाइन ऐड करना है। नॉर्मल सलाइन ऐड करने के बाद दोबारा उसे हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने स्पर्नेटेंट जो होगा उसे रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है और जो बटन होगा उसको जो है फर्दर हमने प्रोसीड करना है। आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्लाइन ऑफ लास्ट वाश में जब हम स्लाइन उससे रिमूव करेंगे या उसका स्पर्नेटेंट पार्ट जो होगा वो हम रिमूव करेंगे एट 2 ड्रॉप्स ऑफ कोम्स रिएजेंट। देन उसमें हमने 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं कोम्स रिएजेंट के। ड्रॉप्स ऐड करने के बाद मिक्स एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 15 सेकंड्स। उसको हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है फॉर 15 सेकंड्स। जस्ट उससे 15 सेकंड्स के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पे लगाना है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन रीमिक्स सेल्स जेंटली। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स को दोबारा मिक्स करना है एंड ऑब्जर्व फॉर एग्लूटिनेशन। और सेल्स में हमने एग्लूटिनेशन जो है वो ऑब्जर्व करनी है कंफर्म माइक्रोस्कोपिकली। देन उसका हमने कंफर्म करना है माइक्रोस्कोपिकली। अंडर माइक्रोस्कोप हमने एग्लूटिनेशन जो है वो ऑब्जर्व करनी है। इफ़ टेस्ट इज़ नेगेटिव, अगर टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है हमें अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्लूटिनेशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते, देन उसमें हमने ऐड करना है 1 ड्रॉप ऑफ चेक सेल्स। चेक सेल्स का जो है वो 1 ड्रॉप हमने ऐड करना है टू कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ द कोम्स सीरम। कोम्स सीरम की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास जो चेक सेल्स होंगे उसमें ऐड करेंगे। रिड्यूस इंक्यूबेशन टाइम टू 10 मिनट इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिस इज एडेड टू पेशेंट सीरम। लिस्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा रिएजेंट है जो इंक्यूबेशन टाइम को जो है वो रिड्यूस करता है। अगर हमने लिस्ट यूज़ करना है, लिस्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट ट्यूब में तो जो इंक्यूबेशन टाइम था जो 15 मिनट था वो रिड्यूस होकर 10 मिनट पे आ जाएगा और 10 मिनट की हमने इंक्यूबेशन देनी है। लिस्ट जो है बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो इसको फास्ट कराता है
उनकी जो अटैचमेंट है उसको ये जो है फैसिलिटेट करता है। इज़ एडेड टू द पेशेंट सीरम, तो लिस्ट जो है वो हम पेशेंट सीरम में ऐड कर सकते हैं। अगर लिस्ट हम ऐड करेंगे तो इससे जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 10 मिनट जो है रिड्यूस हो जाएगा और 15 मिनट से 10 मिनट्स पे आ जाएगा। देन अगर टेस्ट जो है अग्लूटिनेशन अगर हमें शो हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स सीरम टेस्टिंग सीरम जिसे हम टेस्ट कर रहे थे, तो टेस्टिंग सीरम में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं और उन एंटीबॉडीज़ ने जो है रेड ब्लड सेल्स को सेंसिटाइज किया। देन रेड ब्लड सेल्स को सेंसिटाइज करने के बाद जब हमने उसमें कॉम सीरम जो है वो हमने ऐड किया तो एग्लूटिनेशन जो है वो शो हुई। देन इंटरप्रिटेशन द प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेशन, देन इंटरप्रिटेशन में अगर टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है, हम अंडर माइक्रोस्कोप प्रोसीजर करने के बाद फाइनल स्टेप में अंडर माइक्रोस्कोप हम एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेशन जो है वो इंडिकेट्स करती है द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है इन द टेस्ट सीरम। सीरम में जो हम टेस्ट कर रहे थे, जिस सीरम में हमने एंटीबॉडीज़ जो थी वो डिटेक्ट करनी थी, तो उसमें जो है वो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ को शो करती है कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद द टारगेट सेल विद द टेस्ट सेल। इफ़ नॉन एंटी सीरम इज़ यूज्ड द टेस्ट वेल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंटीजन, और इसमें अगर हमने नॉन एंटी सीरा जो है एक ऐसा एंटी सीरा जो नॉन होगा, मीन टू से एंटी सीरा मीन्स एंटीबॉडीज, तो अगर नॉन एंटीबॉडीज हम यूज़ करते हैं, नॉन एंटी सीरा यूज़ करते हैं, तो उससे जो है वो इंडिकेट कर सकता है हमें प्रेजेंस को जो है वो इंडिकेट कर सकता है ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंटीजन। तो जिस तरह का एंटी सीरा होगा, जिस एंटीजन के अगेंस्ट एंटी सीरा यूज़ करेंगे तो उस करेस्पॉन्डिंग एंटीजन को वो शो करेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन थी इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट की। Then quality control, the anti-globulin serum should be checked against non-sensitized cell. Then anti-globulin serum जो है वो हमने उसको चेक करना है, उसका कंट्रोल लगाना है अगेंस्ट नॉन सेंसिटाइज्ड सेल। तो उसमें जो है वो हमने नॉन सेंसिटाइज्ड सेल्स जो है वो हमने लेने हैं और उसको हमने चेक करना है, एंटी ग्लोबुलिन सीरम उसमें ऐड करना है। तो एंटी ग्लोबुलिन सीरम ऐड करने से नॉन सेंसिटाइज्ड सेल्स जो होंगे वो एग्लूटिनेशन शो करेंगे और बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है। द सेंसिटाइज्ड सेल्स मे बी कमर्शियली परचेज्ड, तो सेंसिटाइज्ड सेल्स जो हैं वो कमर्शियली परचेज कर सकते हैं और प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, या उसे हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर एक बार आप इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में आपका जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो उस सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स को आप लेबॉर्ट्री में जो है वो सेव कर सकते हैं और उसे कंट्रोल जो है वो आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपने इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट परफॉर्म करना है तो उन नॉन सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स को आपने अगेंस्ट एंटी ग्लोबुलिन सीरम के साथ जो है वो आपने चेक करना है, और इस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, एग्लूटिनेशन उसको शो करनी चाहिए। तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल है। देन सोर्सेज ऑफ एरर इन एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, तो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट में जो सोर्स ऑफ एरर्स हैं उनमें फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का मतलब टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, टेस्ट की एक्चुअल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, बट ड्यू टू एरर्स पॉजिटिव टेस्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो है वो शो होता है। टेस्ट ट्यूब्स और पाइपेट्स में भी डर्टी, अगर इसमें टेस्ट ट्यूब्स या पाइपेट्स जो हैं वो डर्टी हों तो उससे हमारा जो टेस्ट जिसमें पॉजिटिव आना होगा वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट की तरफ प्रोसीड करेगा, जिससे हमारी लैब की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं होगी। देन रेड सेल्स मे हैव बीन इनएडिक्वेटली वाश्ड, अगर रेड सेल्स को हमने इनएडिक्वेटली वाश नहीं किया और अच्छी तरह हमने उसको वाश नहीं किया, तो अच्छी तरह वाश ना करने की वजह से रेड ब्लड सेल्स के साथ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाइंड नहीं करेंगी, और जब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेंगी तो हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव शो होगा। तो एक पॉजिटिव टेस्ट था जिसे इनएडिक्वेटली वाश्ड
सेल्स ना होने की वजह से जो हमारा टेस्ट का फाइनल रिजल्ट हुआ वो नेगेटिव हुआ, जिसे हमने फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का नाम दिया। देन प्रोटीन्स ऑन फिंगर टिप्स पे जो प्रोटीन है इनकी वजह से जो है वो पॉजिटिव टेस्ट फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो है वो हो सकता है। प्रोटीन ऑन फिंगर टिप्स में न्यूट्रलाइज, फिंगर टिप्स पे जो प्रोटीन्स है वो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं ए एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन को, एंड 10 फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स में भी ऑब्टेन। तो उससे जो है वो जो हमारा रिजल्ट है पॉजिटिव रिजल्ट आना था फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्यूबेशन टाइम इज़ टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। अगर इंक्यूबेशन टाइम जो है वो आपने जो रिकमेंडेड इंक्यूबेशन टाइम है लाइक 15 मिनट्स जो है वो आपने ठीक नहीं दिया, वो कम दिया आपने, वो बहुत कम था या बहुत ज़्यादा था, तो उससे जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है। इसलिए आपने प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम देना है उसे, 50 मिनट जो है वो आपने उसको देनी है। अगर आप लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने जो इंक्यूबेशन टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और 15 या 10 मिनट्स पे आपका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो आ जाएगा। इंक्यूबेशन इज़ एट अ टेम्परेचर एट विच द बॉडी इज़ नॉट एक्टिव। तो इंक्यूबेशन जो था, इंक्यूबेशन हमने जो दी सैंपल को, अपने टेस्ट को, वो एक ऐसे टेम्परेचर पे थी जिस पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक्टिव नहीं होती। तो इससे अगर ऐसा टेम्परेचर हम देंगे तो एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिव नहीं होंगी, और जब एंटीबॉडीज़ एक्टिव नहीं होंगी तो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेंगी, जिससे एग्लूटिनेशन जो है वो शो नहीं होगी। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होगा। देयर इज़ अ डिले इन रीडिंग द टेस्ट। अगर हम डिले करते हैं टेस्ट की रीडिंग लेने में, और इन परफॉर्मिंग द टेस्ट, अगर टेस्ट जो है वो लेट परफॉर्म करते हैं, दस अलाउ द एंटीबॉडी एल्यूटेड ऑफ द रेड सेल। तो इससे जो है वो एंटीबॉडीज जो हैं वो हम एल्यूट कर सकते, एल्यूट हो जाएंगे, जिससे जो है वो एक पॉजिटिव टेस्ट जो होगा वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट में शिफ्ट हो सकता है। टेस्ट सेल्स आर स्टोर्ड इन प्रॉपरली काजिंग देम टू लूज एक्टिविटी। अगर टेस्ट सेल्स जो हैं वो हमने स्टोर किए इन प्रॉपरली, जिससे लूज एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटी है वो लूज हो सकती है, जिससे हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट जो था वो नेगेटिव टेस्ट में, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। द एंटीग्लोबुलिन सीरम इज इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज और इट इज़ नॉट एडेड एट ऑल। तो इसमें अगर एंटी ग्लोबुलिन सीरम जो है उसको हमने इम्प्रॉपर स्टोरेज दिया, हमने उसको वो टेम्परेचर दिया, हमने उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था उस पर हमने इसको स्टोर नहीं किया, तो इससे जो है वो एंटी ग्लोबुलिन सीरम जो है वो एक्टिव हो सकता है, जिससे जो है वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट शिफ्ट हो सकता है इनटू फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट में, एंड इट इज़ नॉट एडेड एट ऑल। या इसमें हमने एंटी ग्लोबुलिन सीरम जो था वो ऐड करना हम भूल गए, तो इससे जो है एक पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट में जो है वो शिफ्ट हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट में शिफ्ट हो सकता है। चेंज इन द ऑप्टिमल रेशो ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन। तो ऑप्टिमल रेशो एंटीबॉडी एंटीजन की अगर रेशो में ऑप्टिमल रेशो जो है उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट में जो है कन्वर्ट हो सकता है। देन इफ प्लाज्मा रेदर देन सीरम इज यूज, अगर प्लाज्मा यूज़ किया है तो इससे भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं होंगे अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हमने ठीक नहीं की, उसका जो रिक्वायर्ड आरपीएम था उस पर हमने सेंट्रीफ्यूज नहीं किया, और जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड था वो हमने नहीं दिया, तो जिसे हम अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, तो इससे भी जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। देन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, देन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट्स को हम रिजल्ट्स को कहा जाता है जो बेसिकली जो एक्चुअली जो थे वो नेगेटिव थे, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो शिफ्ट हुए टू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो हमारा जो रिजल्ट था, जो एक्चुअल रिजल्ट था वो नेगेटिव था, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट हमने रिपोर्ट किया। Presence of heavy metal ions and colloidal silica in saline solution can cause non-specific agglutination. Then presence of heavy metal ions अगर present हैं, और colloidal silica in saline, अगर saline solution में colloidal silica है तो इससे जो है non-specific agglutination जो है वो हम observe करेंगे, जिससे एक negative test जो था हम उसको positive देंगे। Then bacterial contamination of the test cell because of improper storage. Then bacterial contamination हो सकती है टेस्ट सेल्स की, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, उसकी अगर आप स्टोरेज जो थी वो इम्प्रॉपर हुई, जिससे जो है एक नेगेटिव टेस्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में। देन रेफ्रिजरेटेड क्लॉटेड ब्लड रिजल्ट्स इन नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ C4। तो रेफ्रिजरेटेड क्लॉटेड ब्लड जो
रेफ्रिजरेटेड क्लॉटेड ब्लड रिजल्ट्स इन नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ C4। तो इसमें जो है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो सकते हैं कंप्लीमेंट 4 की, विच कैन रिएक्ट विद एंटी कंप्लीमेंट ऑफ एंटी ग्लोबुलिन सीरम, जिससे जो है रिएक्ट कर सकते हैं एंटी कंप्लीमेंट रिएक्ट कर सकती है एंटी ग्लोबुलिन सीरम से, और एग्लूटिनेशन जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, और इससे हमारा एक नेगेटिव टेस्ट जो था वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में जो है हम शिफ्ट हो सकता है। देन ओवर सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर हमने बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन दी है, विल रिजल्ट इन द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, तो उससे जो है वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जो हैं वो शो हो सकते हैं। तो इन एरर्स से बचने की वजह, इन एरर्स को कंट्रोल करने की जो है वो जब भी टेस्ट परफॉर्म करें इन एरर्स को कंट्रोल किया जाए, और कोशिश करें कि ये जो फैक्टर्स हैं जो इस लेक्चर में मेंशन किए गए हैं, जिससे जो है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आ सकता है, तो इनको जो है मिनिमाइज़ किया जाए, और जो रिकमेंडेड इस प्रोसीजर को, ये इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।